अब हम देख रहे हैं बैलेंस शीट जो है हमारा, उसका डिटेल से जो है डिटेल से वर्णन देखते हैं। जी, समता और दायित्व जो पहला भाग है उसमें एक नंबर है अंशधारी कोष यानी शेयर होल्डर फंड, जिसमें अंश पूंजी है समता दोनों जोड़ेंगे। अंश पूंजी में क्या शामिल होगा? समता और पूर्वाधिकार दोनों अंशों को जोड़कर। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें इन दोनों को तो करना है प्लस, और माइनस क्या करना है? देखो माइनस करना है आपको कॉल्स इन एरियर, और ऐड क्या करना है? शेयर फॉरफिटेड या फॉरफीचर जो भी है। अब ये प्लस माइनस कब होगा? अभी ये आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई कंपनी अंश केवल जब्त करती है, पुनः निर्गमन नहीं करती है, तब तो यहाँ प्लस होगा। अगर पुनः निर्गमन कर देती है, उसके बाद लाभ होता है, वो किस में जोड़ा जाएगा? वो कैपिटल रिजर्व में। अब ये दूसरा है संचय और अधिक या रिजर्व सरप्लस में इन सबको शामिल किया जाता है। ये नाम है, जैसे कैपिटल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, रिवलेशन रिजर्व है, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ पी एंड जनरल रिजर्व है। संचय और अधिके में से लाभ हानि खाते का डीआर शेष या कृत्रिम संपत्ति को घटाकर दिखाया जाएगा। और ये जो कृत्रिम ऐसी संपत्तियाँ, इनको हटा दिया गया। और ये जो नियम है ये AS 16 और AS 26 के अनुसार इनको उसी वर्ष से अप्लिकित किया जाएगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, प्राइमरी एक्सपेंसेज, ये प्रारंभिक है, इसके लिए AS कौन सा है? 26। और ये जो है इन सब को उसी वर्ष अप्लिकित करना होगा। P&L का डीआर शीट, अंडरराइटिंग कमीशन, और ऋण की जो लागत है, किसकी लागत? ऋण की जो लागत है उसको भी उसी वर्ष अप्लिकित किया जाएगा। उसके लिए AS कौन सा है? 16 है। गैर चालू दायित्व, नॉन करंट लायबिलिटी, ऐसा दायित्व जिसका भुगतान 12 माह के बाद किया जाएगा, वो क्या है? गैर चालू, जिसमें बॉन्ड है, डिवेंचर है, लॉन्ग टर्म लोन है। स्थगित कर दायित्व, स्थगित कर दायित्व उस समय उत्पन्न होता है जब लेखांकन आय कर योग्य आय से अधिक हो। चालू दायित्व है करंट लायबिलिटी, ऐसा दायित्व जिसका भुगतान 12 माह से पूर्व कर दिया जाता है, तो उसे चालू दायित्व है। जिसमें अल्पकालीन ऋण, शॉर्ट टर्म ब्रोविंग, जैसे शॉर्ट टर्म लोन है, बैंक लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, व्यापारिक देयता, ट्रेड पेबल में क्या आएगा? क्रेडिटर BP। अन्य चालू दायित्व अदर करंट लायबिलिटी, जैसे इनकम रिसीव इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या कॉल्स इन एरियर वगैरह। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। संपत्ति में गैर चालू संपत्ति, नॉन करंट एसेट, ऐसी संपत्ति जिसका उपयोग 12 माह से अधिक अवधि के लिए किया जाता है। स्थायी संपत्ति इसी का भाग है। अभी वे संपत्ति जिन्हें व्यवसाय में निरंतर उपयोग के लिए रखा जाता है, जिसमें एक नंबर है मूर्त, वे संपत्तियां जिनका भौतिक रूप से देखा छुआ जा सकता है, मूर्त है। मूर्त में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट इक्विपमेंट, फर्नीचर, व्हीकल, मोटर कार और मशीन, इनको शामिल किया जाएगा। अमूर्त, वे संपत्ति जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता, जिन्हें देखा छुआ नहीं जा सकता, जैसे गुडविल है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, लाइसेंस है, कॉपीराइट है। पूंजी कार्य प्रकृति, पूंजीगत कार्य प्रकृति से आज से ऐसी स्थायी संपत्ति जो निर्माणाधीन है। गैर चालू विनियोग, 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए ऐसे विनियोग जिन्हें कंपनी अपने पास रखती है, जैसे इन्वेस्टमेंट ऑन इक्विटी, इन्वेस्टमेंट ऑन प्रेफरेंस, इन्वेस्टमेंट ऑन डिवेंचर। चालू संपत्ति, ऐसी संपत्ति जिन्हें 12 माह के अंदर नकद में बदला जा सकता है, उसे चालू संपत्ति कहते हैं। चालू विनियोग, वे विनियोग जिन्हें क्रय करने की अवधि से 12 माह के अंदर रखा जाता है, वो कौन सा है? चालू है, जिसे नगद में बदला जा सकता है। स्टॉक, इन्वेंट्री, स्टॉक रहे इतिहास का, इनको कहते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इन सबको शामिल करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश गुड्स है, स्टॉक इन ट्रेड है, स्टोर स्पेयर है, लूज टूल है, और गुड्स नंजिस्ट है। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और BR। नगद और नगद तुल्य में कैश, बैंक, चेक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। रोकड़ तुल्य क्या है? भी ऐसी अल्पकालीन तरल विनियोग जिन्हें तुरंत रोकड़ में बदला जा सकता है और उनके मूल्य में परिवर्तन की कोई जोखिम नहीं के बराबर होती है, तो उसे प्राप्त करने की तिथि से 3 माह के अंदर उसे नगद में कन्वर्ट करना जरूरी है। और अन्य चालू संपत्ति अदर करंट एसेट्स, पूर्वदत्त यानी प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग या एक्रूड इनकम। आकस्मिक दायित्व है, वे दायित्व जो वर्तमान में दायित्व नहीं है परंतु जिनका भविष्य में होना न होना किसी घटना पर आधारित होता है। इसे चिट्ठे के योग में शामिल नहीं किया जाता है, इसे चिट्ठे के फुट नोट या नोट टू अकाउंट या फुट नोट में दिखाया जाता है। बैलेंस शीट के नीचे नोट टू अकाउंट या फुट नोट में दिखाया जाता है। वचनबद्धता, भविष्य में किसी भी निश्चित दशाओं में किसी निश्चित समय पर किसी निश्चित कार्य करने का अनुबंध वचनबद्धता है। अब है ये आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट। जैसे सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स, अदर इनकम जो भी है, दोनों को जोड़ेंगे, टोटल इनकम। ये सब क्या है? खर्चे, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज और फाइनेंस कॉस्ट, फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन और अदर एक्सपेंसेस, इन सब को जोड़ेंगे टोटल खर्चा। अब इनकम में से खर्चा घटाएंगे, 3 नंबर में से 4 नंबर घटाएंगे तो प्रॉफिट होगा, उसी के बाद घटाएंगे टैक्स तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा। अब संचालन क्रियाओं से आगम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो एक तो वित्तीय कंपनी, एक है गैर वित्तीय कंपनी। वित्तीय कंपनी के अलावा मतलब गैर वित्तीय कंपनी जो फाइनेंस का काम नहीं करती है, वित्तीय कंपनी जैसे बैंक वगैरह है, उसके लिए रेवेन्यू क्या है, तो बैंक के अलावा जितनी भी व्यापारी संस्था है उनको माल बेचना है, सेवा बेचना है, अवशेष की बिक्री, ये है उनकी रेवेन्यू, माल बेचना, सेवा बेचना, अवशेष, ये तो है गैर वित्तीय कंपनी, यानी जो बैंक का यानी फाइनेंस का काम नहीं करती है। और जो फाइनेंस का काम करती है यानी बैंकिंग जो है, बैंक के लिए बैंक माल थोड़ी बेचेगा अभी, तो बैंक के लिए इनकम है ब्याज की आय, लाभांश की आय, विनियोग को विक्रय से शुद्ध लाभ या हानि, सेवाओं की प्राप्ति, ये है उनके लिए। अन्य इनकम यानी मेन रेवेन्यू को छोड़कर बाकी जो भी इनकम है जैसे ब्याज है, लाभांश है, स्थायी संपत्ति विक्रय से लाभ है, किराया प्राप्त, हस्तांतरण शुल्क, ये अन्य आय। खर्चों में सामग्री की लागत, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे ज्ञात करना है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ऐड करना है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेस करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जो बच गया जो अगले वर्ष काम में लेंगे वो माइनस करना है। कर्मचारियों के हित में एम्प्लॉय बेनिफिट कौन से हैं अभी, जैसे वेतन है, मजदूरी है, बोनस है, भविष्य निधि है, ग्रेचुटी है, कैंटीन है, चिकित्सा है, कर्मचारी कल्याण, ये सब क्या है एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंसेस है। उसके बाद फाइनेंस लागत यानी इंटरेस्ट ऑन लोन, फाइनेंस की लागत को इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म है भी। ह्रास, मूर्त संपत्तियों पर क्या होता है डेप्रिसिएशन होता है, लेकिन अमूर्त जो होती है उसका अमोर्टाइजेशन होता है। अमूर्त का अमोर्टाइजेशन, स्थायी का होता है डेप, और अपलेखन या प्रत्युजसन यानी अमोर्टाइजेशन होता है अमूर्त का। अन्य जो खर्चे है वो अदर एक्सपेंस में आएंगे, इन सबको यानी ऊपर जो पड़े उन सबको छोड़कर अन्य कोई खर्चे बच गए तो वो सब किस में लिखे जाते हैं अदर एक्सपेंसेस में, जो ये नाम लिखे हुए हैं।